हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल आईएसपीसी सेंटर पर एक एक टॉपिक होमवर्क सीरीज के रूप में आप सभी को दिए जा रहे हैं, ताकि प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आप लोग गंभीरतापूर्वक कर सके। तो आज का टॉपिक डेली होमवर्क सीरीज में राष्ट्रपति दिया हुआ था। राष्ट्रपति के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ना है वो सभी हमने टेलीग्राम पे बता दिया था, और 2 प्रश्न आंसर राइटिंग के रूप में हमने दिया था। उनमें से जो एक प्रश्न है उसके मॉडल आंसर को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे। और देखिए, राष्ट्रपति जो टॉपिक है वहाँ से बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कई बार बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है। एक बार 66वीं बीपीएससी में बीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था जो राष्ट्रपति से संबंधित था। ठीक है, तो एक सिंपल प्रश्न है, उसका आंसर को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के कार्य अधिकार के साथ साथ संवैधानिक स्थिति दोनों इस प्रश्न के अंतर्गत समाहित है। और जब आप राष्ट्रपति टॉपिक को कवर करेंगे तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति होता है यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। 68वीं बीपीएससी का अगर आप मुख्य परीक्षा का सवाल देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का संबंध पूछा गया है। तो अगर आप राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति से अवगत हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का क्या संबंध है उससे आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक मॉडल आंसर फ्रेमिंग को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंतर्गत जो आंसर लिखे होंगे वह जिस प्रकार के वहां पर 3.5-4 पेज में आंसर आपको लिखने होते हैं उसी उतना ही यहां पर शब्दों का इस आंसर में प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग प्रश्न और उसका आंसर को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करते हुए भारत में इसकी संवैधानिक स्थिति पर टिप्पणी करें। आप सभी जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था में प्राइम मिनिस्टर वास्तविक कार्यपालिका वास्तविक प्रमुख होते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं वे संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक है, अब आंसर पे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। संसदीय व्यवस्था होने के कारण भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करता है। अभी हमने यहाँ पर बताया कि चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में प्राइम मिनिस्टर के पास वास्तविक निर्णय लेने की क्षमता होती है, और राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र की प्रधान संवैधानिक प्रधान जिसे संवैधानिक प्रमुख जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखें, अगर इंडियन पॉलिटी का कोई सवाल आए तो आप लोग कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन में संवैधानिक प्रावधान से उसे हम लोग लिखना प्रारंभ करें। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित सवाल पूछा गया तो भाग 5 अनुच्छेद 32 से 58 तक में कार्यपालिका का वर्णन है, और कार्यपालिका का ही एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका के अंतर्गत देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर। हालांकि विधायिका में भी देखेंगे तो जो संसद है, संसद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, लेकिन चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है तो वहाँ पर जो नाम मात्र की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के यहाँ निहित होती है। तो यह हो गया संक्षिप्त इंट्रोडक्शन। अब आइए स्पेसिफिक राष्ट्रपति का टॉपिक। सवाल क्या था? पहला सेक्शन राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकार। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। आर्टिकल 52 आप देखेंगे तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके संवैधानिक कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं, यानी कि संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है कार्यकारी शक्तियां। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। आर्टिकल 77 में जिक्र किया गया है कि भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका कार्रवाई होगी वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति,
एवं अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, ये सभी जो हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही इन सभी की नियुक्ति की जाएगी। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत 3 आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 77। ठीक है, यह हो गया कार्यकारी शक्तियां। अब दूसरा पॉइंट है विधायी शक्तियां। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वह हमारे संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद 3 अंग से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि इसका जिक्र जो है वह आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत का संसद जो कि देश का सर्वोच्च विधि निर्मात्री निकाय होगी, वह 3 निकायों से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 85 के तहत माननीय राष्ट्रपति को संसद का सत्र, सत्रावसान व विघटन का अधिकार सौंपा गया है। आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 111 के तहत सदन के द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति की चर्चा की गई है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आपको अधिकांश किताब में देखेंगे तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो की शक्ति, ये सब अलग अलग टॉपिक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसे अलग पॉइंट के रूप में ना लिखकर विधायी शक्ति के अंतर्गत ही लिखें, क्योंकि अध्यादेश भी जो है वह भी एक प्रकार का कानून निर्माण से ही संबंध है। जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून निर्माण की आवश्यकता हो तो वैसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है, और जैसे ही सदन सत्र चलना प्रारंभ होगा तो अध्यादेश को सदन से पारित कराना पड़ेगा, यानी कि वह भी एक प्रकार का विधायी कार्य ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आर्टिकल लिखा हुआ। आर्टिकल लिखने से यह होगा कि संविधान में इन शक्तियों का वर्णन किया गया है, आप यह स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन आप अगर आर्टिकल लिख देते हैं आंसर में तो आपका आंसर बहुत बेहतर क्वालिटी का माना जाएगा। ठीक है, तो कार्यकारी शक्तियां हो गया, विधायी शक्तियां हो गया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं, वह है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, इसके अंतर्गत देखेंगे तो पहला पॉइंट जो है वह धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अनिवार्य है। कोई भी विधेयक धन विधेयक हो है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, लेकिन कोई विधेयक जो धन विधेयक हो उसे सदन के पटल पर अगर लाया जाना हो तो उसके लाने से पूर्व माननीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही सदन के पटल पर धन विधेयक को रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन के समक्ष रखवाना। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आम बोलचाल में हम लोग इसे बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति सदन के पटल पर बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को रखाएगा। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था, और आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वित्तीय शक्तियां हर एक में 4-4 पॉइंट लिखेंगे तो आपका आंसर पर्याप्त माना जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ हर एक पॉइंट के अंतर्गत मुझे लगता है कि सफिशिएंट लिखा गया है। अगर यही सवाल आ जाते हैं एग्जामिनेशन में और अगर आप ये आंसर लेकर आते हैं तो बहुत बेहतर आपको अंक मिलेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का इसमें बेहतर तरीके से समावेशन किया गया है। चौथा पॉइंट है, पहला हमने देख लिया कार्यकारी शक्तियां, दूसरा देखा विधायी शक्तियां, तीसरा हमने देखा वित्तीय शक्तियां, और चौथा पॉइंट है न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो और एक लीगल विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट देश के अंतर्गत का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उस पर परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143 के तहत माननीय राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक है, आर्टिकल 72 क्षमादान संबंधी शक्ति। देखिए हमने बताया अभी कि वीटो शक्ति, क्षमादान शक्ति, अध्यादेश शक्तियाँ आपको अलग अलग पॉइंट में किताबें में मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे अलग मत लिखिए। क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं वह न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही समाहित है। ठीक है, अगला आइए आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्ति आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकाल के उपबंध से संबंधित है। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 352, 356 एवं 360 के तहत कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। सैन्य शक्तियाँ,
राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल सेना, नौसेना व वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है तथा संसद की अनुमति से युद्ध व उसकी समाप्ति की घोषणा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 प्रकार के आप देखेंगे कि कार्य एवं शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा भी कई सारी शक्तियां, लेकिन मेन जो है उसे आप 6 कैटेगरी में डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और अंतिम हो गया सैन्य शक्तियां। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकार इतने में समाहित है। स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई है जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, आर्टिकल 53 आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडिया देखिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें पॉलिटी से संबंधित, तो अब डेली होमवर्क सीरीज में आपने गौर किया होगा कि जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं उसका पहला पॉइंट पे मैं लिख देता हूं संवैधानिक प्रावधान, यानी कि उस चैप्टर से संबंधित राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति के चैप्टर से संबंधित जो कुछ भी संवैधानिक प्रावधान है उसको आप एक जगह लिखकर उसको याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे अभी इतने सारे हमने आर्टिकल डिस्कस किया आपके साथ। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र है। आर्टिकल 53 में स्पष्ट कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, तो जब आप आर्टिकल के साथ लिखेंगे तो आपका आंसर जो है काफ़ी ऑथेंटिक और प्रमाणिक माना जाएगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो है प्रश्न का वह समाप्त हुआ। दूसरा सेक्शन की ओर आ रहे हैं। दूसरा सेक्शन है भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, भारत में संवैधानिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया है। अभी हमने ऊपर बताया था भारत, ब्रिटेन ये समय संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है। ठीक है, ब्राज़ील, फ्रांस, रशिया, अमेरिका ये समय श्रीलंका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया है। यहाँ पर वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों का संदर्भ समझना आवश्यक है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति की एग्जैक्ट संवैधानिक स्थिति क्या है, तो इसे हम लोग विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं, जिनमें आर्टिकल 53 अभी हमने ऊपर जिक्र किया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी कि जो देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति देश के नाम से कोई भी काम किया जाएगा वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा, भले ही वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जा रहा हो। ठीक है, तो आर्टिकल 53 हो गया। आर्टिकल 74 में देखेंगे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। यानी कि इस आर्टिकल से क्या स्पष्ट होता है, राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट रूप से कोई कार्य नहीं करेगा, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई है, यह स्पष्ट होता है आर्टिकल 74 से। यहां पर एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित नेहरू का एक महत्वपूर्ण कोटेशन मैं यहाँ पर नोट नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग इसे जरूर नोट कर लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनका कहना है कि हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की है, वरन हमने उसके पद को गौरव एवं प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में राष्ट्रपति के पद, उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की है, वरन हमने उसके पद को गौरव एवं प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 74 इससे स्पष्ट है कि व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था। हालांकि 44वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रस्ताव को पुनर्विचार हेतु मंत्रिमंडल को वापस भेज सकता है।
इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अनुसार ही कार्य करता है। यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जब आपातकाल का दौर था 1975 ईस्वी में आपातकाल लगा था, तो उस समय एक क्लॉज जोड़ा गया संशोधन के माध्यम से कि मंत्रिमंडल जो भी सिफारिश करेगी राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। यानी कि पूरी तरीके से राष्ट्रपति के पद को एक तरह से पंगु बनाने का कार्य किया गया। लेकिन फिर एक बार 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, उसमें कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति के पास यह पावर होना चाहिए कि कम से कम एक बार वह मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे उस प्रस्ताव को। इससे क्या होगा कि जब वापस भेजेगी राष्ट्रपति कोई भी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल को, तो मंत्रिमंडल पर भी एक दबाव बनेगा और वे भी गलत निर्णय लेने से बचेंगे। हालांकि इसके बावजूद जब दूसरी बार वही मंत्रिमंडल सेम प्रस्ताव को, सेम प्रपोजल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजता है, तो उसे अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य करता है। और यही आप देखेंगे कि 66वीं बीपीएससी में भी यही सवाल पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उसके पास वह बुजुर्ग सदस्य तो है, लेकिन इसके बावजूद वह इंडिपेंडेंटली रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसी प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत सारे आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे जो डायमेंशन है वह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति बहुत हद तक पद पर आसीन व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। ऐसे कई राष्ट्रपति भी हुए हैं जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में ऐसे निर्णय लिए हैं जो आज भी शासन के आधार बने हुए हैं। अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। हाल ही में आप देखिए प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, जो कि एक बहुमत दल के शासन होने के बावजूद इन्होंने काफ़ी एक्टिव अपना रोल प्ले किया था। लेकिन दूसरी तरफ देखें रामनाथ कोविंद, मैं यहाँ पे इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर इनके नेतृत्व में कमेटी गठित नहीं किया गया होता तो संभवतः रामनाथ कोविंद जो हैं उतने उनका एक्टिव रोल राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वैसा कोई देखा नहीं गया। 5 साल राष्ट्रपति के पद पर अवश्य रहे, लेकिन उनका कोई एक्टिव रोल जो होना चाहिए था वह देखा नहीं गया। लेकिन इसके बजाय अब प्रणब मुखर्जी को देखे काफ़ी एक्टिवली रोल इन्होंने प्ले किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखे, हालांकि एक साइंटिस्ट वो रहे हैं तो उनके रूप में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फेमस है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का असर उसके कार्य पर दिखाई देता ही है। तो राष्ट्रपति का भी पद इसी तरह का है। राष्ट्रपति का जो पद है वह कौन सा व्यक्ति उस पद को धारण करता है इस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्राप्त स्वविवेकी शक्तियां राष्ट्रपति के पद को मजबूत आधार प्रदान करती है। कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी प्रदान की गई है, जैसे किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिलती है तो सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। ठीक है, अगर कभी कभार गठबंधन की जो सरकार होगी उसे बहुमत साबित करने के लिए कह सकती है। ठीक है, तो इस तरह के स्वविवेकी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करता है। विभिन्न प्रावधानों तथा स्वविवेकी शक्तियों के कारण भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश सम्राट एवं साम्राज्ञी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। भारत की तरह हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अवश्य अपनाया है, लेकिन आप देखेंगे ब्रिटेन की तरह हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अवश्य अपनाया है, लेकिन आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ सम्राट और साम्राज्ञी की जो शक्तियाँ हैं वह बिल्कुल शून्य है, एक रबर स्टाम्प की तरह है। लेकिन भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है वह काफ़ी अभी हमने पंडित नेहरू का बताया ना कि उसके पद को गौरव एवं प्रतिष्ठा से विभूषित किया गया है। राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन ब्रिटेन में बिल्कुल वह रबर स्टैंप की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति देखेंगे तो ब्रिटिश सम्राट की तुलना में एक काफ़ी एक शक्तिशाली और एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो भी टॉपिक है होमवर्क सीरीज का हमने 2-3 डायमेंशन इसमें डिस्कस किया। एक और डायमेंशन जो हमने टेलीग्राम पे दिया था संभवतः वो आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं डिस्कस कर दूँ। ठीक है, हमने एक डेली होमवर्क सीरीज के अंतर्गत लास्ट का जो पॉइंट होगा वह आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रपति का ब्रिटिश सम्राट से तुलना, हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिया था, भारतीय राष्ट्रपति एवं
ब्रिटिश सम्राट, एक कंपैरेटिव दोनों के बीच में स्टडी। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ संक्षिप्त महत्वपूर्ण पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रपति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में शक्तिहीन है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष भारत का प्रधानमंत्री पद होता है। ठीक है, जो कि दोनों के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति आप देखेंगे, दोनों में अगर अंतर हम लोग देखेंगे तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है, पहला पॉइंट हो गया। इधर आप देखेंगे ब्रिटिश सम्राट, तो ब्रिटिश सम्राट जो होता है वह वंशानुगत पद को धारण करता है, मनोनीत भी नहीं होता है, वंशानुगत पद को धारण करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति का निर्धारित कार्यकाल होता है, निर्धारित कार्यकाल होता है, लेकिन आप ब्रिटेन में आप देखेंगे तो आजीवन टिल डेथ पद पे बना रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं। और ब्रिटिश सम्राट के बारे में ऐसी धारणा है कि ब्रिटिश सम्राट कभी गलती ही कुछ भी गलती वो करता ही नहीं है, यह धारणा विद्यमान है, तो हटाने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, वह आजीवन अपने पद पे बना रहता है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो कानूनी जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति को ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कानूनी जिम्मेदारी ब्रिटिश सम्राट को प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये 4-5 महत्वपूर्ण अंतर है भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट के बीच में, जिसे जानना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, कार्याधिकार, संवैधानिक स्थिति, ब्रिटिश सम्राट से तुलना, तो ओवरऑल जो टॉपिक है भले एक मॉडल आंसर के रूप में हमने शुरू किया था, लेकिन बीच बीच में कई सारे डायमेंशन को हमने डिस्कस किया। पंडित नेहरू का कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसे ध्यान में रखेंगे, और जब भी इससे संबंधित सवाल आए तो आप लोग बेझिझक किसी भी कोटेशन को, किसी भी डायमेंशन को आप एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पर लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट होगा कि जो कॉपी लिखने वाला जो है, परीक्षार्थी एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास जानकारी काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें। बीपीएससी प्री मेंस हर की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IAS सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर अभी 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए डेली होमवर्क सीरीज को प्रारंभ किया गया। डेली होमवर्क सीरीज जिसके अंतर्गत एक एक टॉपिक को डेली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे आपको कंप्लीट करना है, और उस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल भी दिए जाते हैं जिसे आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी तरीके से फ्री निःशुल्क हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसका एक बड़ा जो बेनिफिट होगा आपके लिए वह यह होगा कि एक एक करके धीरे धीरे टॉपिक आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। अन्यथा फिर कई बार ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बिना किसी उचित मार्गदर्शन के दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण एक व्यवस्थित रूटीन में आप ढल जाएंगे और मेंस की भी आपकी तैयारी होती रहेगी। बाकी जो हमारा मंथली टारगेट है उसके अंतर्गत प्री का भी टॉपिक आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग निरंतर इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, डेली होमवर्क सीरीज जो है उसे कंप्लीट करते रहें, और ऐसा संभावना है कि आगामी कुछ दिनों के अंतर्गत 71वीं बीपीएससी की वैकेंसी आपके सामने होगी। तो 71वीं बीपीएससी की जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाएगा प्री की तैयारी को लेकर। ठीक है, तो अभी समय है कि मेंस का कुछ टॉपिक आप लोग कंप्लीट करें, और सितंबर महीने में इसकी संभावित है 10 सितंबर के पहले, मतलब इसकी संभावना है कि एग्जामिनेशन 71वीं का प्री कंडक्ट हो जाए। और अगर सितंबर में एग्जामिनेशन हो जाती है तो जनवरी तक इसका मुख्य परीक्षा होने की भी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपको टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। हर एक टॉपिक को हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, कई सारे प्रीवियस मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं, तो सारे वीडियोज़ जो है आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।